जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक सिलेबस होता है एग्जाम देने का, वैसे ही एग्जामिनर के ऊपर एक सिलेबस होता है एक क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न। के पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। ये 20% कब हो सकता है? बोर्ड के एग्जाम में। हेलो एवरीवन, मैं हूं एस मनी सर पटना से और आज ना उन टॉपर के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। क्या तो कई बार आपने किसी स्टूडेंट से सुना होगा कि भाई मैं लास्ट के बोर्ड में 1 महीने पढ़ा और 80-90% स्कोर कर लिया। कई बार टॉपर से सुना होगा भाई मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ना काफी बढ़िया से पढ़ा था। वो होता क्या है स्ट्रैटेजी? वो स्ट्रैटेजी होता है मेरे स्टूडेंट्स 80-20 रूल। क्या होता है 80-20 रूल? तो किसी भी एग्जाम में ना वो 20% सिलेबस होता है जिससे 80% क्वेश्चन पूछता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस जिसको बोलते हैं 80-20 रूल। तो हमारे हाथ में मेरे बच्चों सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि इसको मैंने एनालिसिस किया है। और दूसरा है हमारे पास एनसीईआरटी फिजिक्स का बुक। करने वाले क्या है, तो इस क्वेश्चन बैंक को 2-3 घंटे में बहुत बढ़िया से एनालिसिस करने के बाद ना इसमें वो सारा टॉपिक मैंने टिक करवा दिया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में करना चाहिए। मतलब ये इसमें 20% सिलेबस से वो सिलेबस जिससे 80% क्वेश्चन पूछता है। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए बढ़िया से। और हां, मैं कहूंगा ना कि आप अगर सच में मेरे मेहनत को ना थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और जो जो टॉपिक मैं बताते जाऊंगा उस टॉपिक पे आप टिक करते चलिएगा, तब आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि बस वीडियो को देख लिए वेब सीरीज के जैसा, ओ भैया अच्छा वीडियो था, वो नहीं होना चाहिए। तो चलिए एनसीईआरटी बुक निकालिए, टिक करते चलिएगा, मैं टिक करवाते चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 80-20 रूल क्या है? तो देखिए सबसे पहला इस चैप्टर में एनसीईआरटी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसमें ना मेरे बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एनसीईआरटी में भी टिक करवाता हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक जो फ्लक्स और गॉस थ्योरम होता है वो, इनसे ना आप लोगों को 80% क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन दोनों टॉपिक से। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या, तो पहले आपने सुना होगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स F लगता है वो Q × E के बराबर होता है। आपने सुना होगा। तो इससे क्वेश्चन भदौरिया पूछा हुआ देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के तो पता चलेगा। आप देख लेना किसी भी पब्लिकेशन का, तो आप इससे भदौरिया क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए। कैसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रखें तो कितना फोर्स लगेगा, प्रोटॉन को रखें तो कितना फोर्स लगेगा, तो अगर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये कर लेना है। और इसी में एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का शेप बताओ, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन, 2 पॉजिटिव नेगेटिव है तो डाइपोल है तो कंडक्टर में कैसा शेप होगा, 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी कट नहीं करता है। तो आप देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा मेरे बच्चों। तो ये दोनों टॉपिक आपको एनसीईआरटी में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या, तो फ्लक्स में वैसे तो फ्लक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, बउआ टाइप का। आप लोगों को पता होगा कि किसी सरफेस से जो नंबर ऑफ लाइन पास करता है परपेंडिकुलर में, या ई डॉट है, आपने सुना होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी वाला कि क्यूब है ना, तो इस क्यूब से फील्ड गुजर रहा है, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, वो क्यूब वाला क्वेश्चन। और साथ साथ में कि इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, जो ये दोनों क्वेश्चंस पूछता है क्यूब वाला फ्लक्स में। तो इसे कर लीजिएगा। और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि गॉस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा 4 एप्लीकेशन। पहला, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस में डेरिवेशंस। दूसरा मेरे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कोई अगर स्फीयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे। थर्ड, किसी रॉड के कारण। और चौथा, किसी सीट के कारण। ये 4 एप्लीकेशन, तो कम से कम ये 4 एप्लीकेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। हाँ ये जरूर है कि अगर आप थोड़ा डेरिवेशंस याद रखते हो ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चांस है कि पूछे, कम चांस है बट पूछ सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव सीबीएसई में जो डेरिवेशंस होता है वो उधर के चैप्टर से पूछता है जो मैं बताता हूं। तो आप इसके अकॉर्डिंग ना एनसीईआरटी का बुक निकालिए और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको आप टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक, टिक कर लिए। चलते हैं चैप्टर 2 पे। लेकिन इससे पहले एक बात और जानते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टोटल 14-15 चैप्टर है। और अगर हर एक वीडियो में 1 से 2 मिनट भी आपको समय दूंगा तो आप सोचो कि कितना टाइम हो जाएगा। 1 से 2 मिनट भी समय दूंगा तो आपको 15 से 30 मिनट, आपका 15 चैप्टर तो आपको 20 से 30 मिनट लगेगा समय। तो वीडियो में थोड़ा पेशेंस के साथ रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस भाग गए फिर आप फेल हो गए। आप में पेशेंस नहीं है स्टडी करने का रहेगा तो फेल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। देखिए सबसे पहला बहुत छोटा सा टॉपिक है, बेसिक और पोटेंशियल डिफरेंस आप कर लेना। बेसिक में जैसे V इक्वल टू W/Q पर सिंपल क्वेश्चन, इस पे वैसे तो क्वेश्चन कम पूछा है लेकिन इसका यूज आता है बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस वाला ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, अब देख लो। अब आप कहोगे सर ये सारा का सारा टॉपिक मिलेगा कहां से, तो आप या तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में जिस टीचर से पढ़े होंगे वहां पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो मैं तो आपको हेल्प करता हूं, एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल कर लेना, क्लास 12 के कोर्स में चले जाइएगा और वहां ना आपको हर एक चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक वाइज करके ना पूरा वीडियो लेक्चर डाला हुआ है। तो जो टॉपिक बता रहा हूं उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं आप एमिंग हाई ऐप पे। ओके हाँ, तो ये चीजें हो गई। दूसरा मेरे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत जरूरी है ये। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो प्रॉपर्टी होता है ना कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी कट नहीं क्यों करता है, या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होता है, वो प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी वैसे पढ़ना होता है उसका। और एक क्वेश्चन कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वर्क डन हमारा 0 होता है। इसको अलग अलग फॉर्मेट में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। कभी ऐसे बोल देगा कि कोई चार्ज है, इसके चारों ओर स्मॉल क्यू चार्ज को घुमा के यहां लेकर आ गए तो बर्डन कितना होगा 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इस तरह से इसका बर्डन 0। तीसरा है मेरे बच्चों डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए डाइपोल में तो वैसे एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन डाइपोल में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सीबीएसई में है वो पहला तो है मेरे बच्चों कि डाइपोल को जब रखते हैं एक्सटर्नल फील्ड में तो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, जो टॉर्क लगता है ना डाइपोल पे P क्रॉस E या PE sin थीटा, 90 डिग्री में टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा, 0 डिग्री पे और 180 पे टॉर्क सबसे 0 लगेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 0 पे, 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सब भदौरिया जैसा पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे, मुझे पहली बार आए हैं, उनको लगेगा यार पता नहीं कौन नया ऐसा टीचर है। आप एक बार पढ़ के देखना, फैन हो जाओगे, पढ़ के देखना आप एक बार। खैर सर अपनी तारीफ मत करो चलो ये सही था। हाँ, उसके बाद मेरे बच्चों रोटेशन से क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों को पता होगा कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं तो घुमाने में काम करना पड़ता है P cos θ 1 माइनस cos θ 2। तो ये दोनों टॉपिक ना डाइपोल में कर लीजिएगा, एक टॉर्क का और उसके रोटेशन का। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटर होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा पक्का, डाइलेक्ट्रिक वाला। और जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, जो जैसे हवा रहता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच, तो कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इनटू K। आपको पता होगा ये बात, तो वो चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक, हालांकि मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन कर लेना, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मेरे तरफ से एक है, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चैप्टर 3 पे आते हैं, देखिए ठीक है, लेकिन इससे पहले चैप्टर 2 में जो टॉपिक दिख रहा है ना स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसे आप टिक कर लो, पहले उस टॉपिक को टिक कर लीजिए। चैप्टर 3 में मेरे बच्चों आपको पता होगा, इससे अगर आप सीबीएसई से हो और इसको नहीं जानते हो, सैड बात है, आपने नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए था, एस मनी सर के पास आना चाहिए था। एस मनी सर का है ना कि शीशम के लकड़ी के जैसा नहीं कोई लक्कड़ में, और एस मनी सर के चेला के जैसा नहीं कोई टक्कर में। बच्चे बोलते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में सारे मेरे रेगुलर वाले बच्चे जो पढ़ते हो बताइए तो कमेंट बॉक्स में ये चीज लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन वो स्टूडेंट है। पक्का लिखना ये चीज, शीशम के लकड़ी के जैसा नहीं कोई लक्कड़ में, एस मनी सर के चेला के जैसा नहीं कोई टक्कर में। चलिए इंपॉर्टेंट टर्म में आते हैं, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म के नाम से मैं पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टर्म नहीं दिखेगा। इंपॉर्टेंट टर्म में क्या है, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी, आप लोगों को ये सब पता होगा, I इक्वल टू NEA VD, ये सब जो फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू NEA VD, रिलैक्सेशन टाइम, तो उसमें मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म में ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और मोबिलिटी, ये दोनों टॉपिक कम से कम जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप रिलैक्सेशन नहीं, टाइम नहीं पढ़ते हो चलेगा, लेकिन ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिएगा 80-20 रूल पे। और एक और होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो होता है ना सेल का, जिसको बोलते हैं टीपीडी, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, अंदर में जो रेजिस्टेंस होता है, और सेल, ये में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सब एक ही टॉपिक है। और सेल का कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, कुछ सब एक ही है। अगर अंदर का रेजिस्टेंस पढ़ोगे, सेल पढ़ोगे, ये में पढ़ोगे, तो उसी के साथ कॉम्बिनेशन भी पढ़ना होता है। तो ये दो टॉपिक कर लीजिएगा। चलिए एनसीईआरटी में आप टिक कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि आपको एमिंग हाई ऐप में वो चीजें मिल जाएगी, आप चाहो तो जाकर के वहां से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। चौथा चैप्टर
चौथा चैप्टर में कहा जा रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मेरे बच्चों देखिए क्या है, समझिए। सबसे पहला तो इसका स्टार्टिंग होता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। तो मैंने एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। उसमें ना हमको बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे वो सब क्वेश्चन नहीं मिले जो न्यूमेरिकल होता है कि छोटे से करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, नहीं। हमको उसका डिफिनीशन या वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा दिखा। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ पे आप डिफिनीशन देख लेना और वेक्टर फॉर्म उसका देख लीजिएगा बायोट-सेवर्ट्स लॉ का। और मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना तो सर्कुलर लूप के कारण, जैसे कोई सर्कुलर लूप है, ठीक, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर दो सर्कुलर लूप को ऐसे परपेंडिकुलर रख देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चंस भर भर के पूछा हुआ है। तो पहला बायोट-सेवर्ट्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट रॉड वगैरह से कारण कम पूछा है, ज्यादा पूछा है सर्कुलर लूप से। और अगला है फोर्स ऑन चार्ज एंड करंट। मतलब कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है ना, क्यू भी साइन थीटा, या दो करंट को रखते हैं तो उसके बीच फोर्स लगता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछा, तो इस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, आप लोग अगर कहोगे कमेंट बॉक्स में तो एनसीईआरटी का वो सारा क्वेश्चन बताऊंगा जो मेरे बच्चे, मतलब आप बोलोगे कि सर बता दीजिए, तो वो सारा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको बना लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं कि वही एग्जैक्ट पूछ देगा, लेकिन हाँ उसी से मिलता जुलता, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, तो वो मैं कहूंगा कि कर लो। तो आप कहोगे तो उस पर वीडियो बना दूंगा। आप लोग का प्यार सपोर्ट तो है ही। अगला मेरे बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए मैग्नेटिज्म मैटर में एक तो टर्म्स होता है जिसमें आप लोग सुने होंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सब सुने होंगे आप। तो उसी में एक टर्म होता है, मतलब टर्म में तो सब पढ़ लेना, लेकिन सस्पेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इससे न्यूमेरिकल्स पूछता है सस्पेबिलिटी से, ठीक। और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल जो 3 तरह का होता है ना, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब का प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड डालने पे क्या असर पड़ेगा, मैंने सब लिखा रखा है अच्छे से, तो ये पढ़ लीजिएगा। तो वो और वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब एनसीईआरटी में टिक कर लेना। अगला चैप्टर 6 में लेंज लॉ बहुत जरूरी है। लेंज लॉ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आप अगर यहां देखोगे आपको दिखेगा यहां पे स्क्रीन पे, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पे भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए कि अगर किसी मैग्नेट को नजदीक लेकर जाते हैं तो किधर करंट बहेगा, दो कॉइल को नजदीक लेकर जाते हैं तो किधर होगा, अगर एक तार के बगल में कहीं लेके जाते हैं तो किधर करंट बहेगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मोशनल ईएमएफ कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो रॉड का मोशन करवाते हैं वो, और एक इंडक्टेंस में सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लीजिएगा, दोनों के दोनों। बट लेंज लॉ में ना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7, चैप्टर 6 में टिक कर लीजिए। चैप्टर 7 मेरे बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। अल्टरनेटिंग करंट में वैसे तो मेरे बच्चों डिवाइसेस पढ़ना है, लेकिन एसी सर्किट से जितना क्वेश्चन पूछा है ना उतना किसी से नहीं पूछा। देखो मैंने डबल स्टार लगाया, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, और इसके लिए मात्र 2 क्लास करने की जरूरत होती है। अगर आप कर लिए हो तो अच्छी बात, रिवीजन करिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर से एमिंग हाई पे मिलेगा। तो एसी सर्किट में मेरे बच्चों आप देखोगे तो कभी फेज डिफरेंस को लेकर के, कभी मेरे बच्चों इंपेडेंस को लेकर के, कभी रिएक्टेंस को लेकर के भर भर के क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, आप समझ के चलिए। तो इसे कर लीजिएगा। आरएमएस रिलेशन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा है, आप लोग को पता होगा कि आई आरएमएस या वी आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाई √2 होता है, आपको पता होगा ये फॉर्मूला। बट इस पे डायरेक्ट नहीं, लेकिन यूज आता है। और डिवाइस में ट्रांसफॉर्मर, जैसे ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ना है, जनरेटर भी पढ़ना है। जनरेटर तो बस इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ने 6 में, लेकिन अब सीबीएसई उसको 7 में ही ऐड करता है। अब सीबीएसई का सिलेबस देखोगे तो उसमें 7 चैप्टर के अंदर ही जनरेटर डाल देता है, तो 7 में ही ऐड करता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर भी मेरे बच्चों बहुत जरूरी है। क्लियर इतना चीज है? यस सर क्लियर, चलो ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चों किसमें, अब आते हैं चैप्टर 8 में जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टी और यूजेज। मतलब आपका जो रेडार वगैरह का यूज, रेडार में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज किया जाता है, या माइक्रोवेव के बारे में, गामा के बारे में, एक्सरे के बारे में, गामा, एक्सरे, माइक्रोवेव, ये तो बहुत, मतलब वैसे तो बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव वगैरह सब,
लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो मेरे बच्चों माइक्रोवेव, गामा आपका एक्सरे, और एक आपका होता है ये इंफ्रारेड रे, ये सब का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको ये कर लेना, उसका प्रॉपर्टी हुई, मैं तो कहूंगा सबका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी कहां से कहां होता है, वेवलेंथ कहां से कहां होता है, किसका यूज कहां पे होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनाया जाता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी जैसे वैक्यूम में भी चल सकता है बिना मीडियम के भी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, c के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में वाइब्रेट करता है। चैप्टर 9 में मेरे बच्चों रे ऑप्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मेरे बच्चों लेंस और प्रिज्म वाला टॉपिक एकदम मत छोड़िए। मतलब लेंस में मैं बता देता हूं, उसके पहले मत पढ़ो तो चलेगा, लेकिन लेंस में पहला तो मेरे बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको मीडियम चेंज करने पे या फोकल लेंथ मीडियम चेंज करने पे क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखिए ना, कौन साल क्वेश्चन नहीं पूछा है, कौन सा ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो पहला लेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, दो लेंस को मिला दिए तो फोकल लेंथ क्या होगा, पावर क्या होगा, अलग अलग रंग के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, ये सब लेंस वाला टॉपिक अब जाके पढ़ लेना। प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म से भर भर के क्वेश्चन, चाहे मेरे बच्चों डेविएशन से लेकर के या कोई आया उससे रे लौटा उससे लेकर के, तो ये दो चीज कर लीजिएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वैसे तो आप पूरा कर लेना, लेकिन मैं बताता हूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको एक स्क्रीन पे सामने की इमेज दिखाता हूं। देखो इसमें 10 क्वेश्चन में ना मात्र 3 क्वेश्चन माइक्रोस्कोप से पूछा, बाकी 7 क्वेश्चन टेलीस्कोप से पूछा। स्क्रीन पे जो इमेज दिखा रहा हूं इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। तो चैप्टर 10 में देखो इसमें मैंने ट्रिपल स्टार लगा, प्रूव ऑफ लॉ, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो लॉ प्रूव करना होता है हेजन प्रिंसिपल से। आपने सुना होगा कि वेव फ्रंट ऐसे आता है, टकरा के जाता है, तो I = R प्रूव करना होता है, ये सब। तो जो लॉ प्रूव करना होता है उससे क्वेश्चन कब नहीं पूछा। और एक आप बाय डीएससी कर लेना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से फ्रिंज बिट्स वगैरह होता है, उस पर क्वेश्चन होता है वो। तो ये 2 चीज इसमें वेव ऑप्टिक्स में आप कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मॉडर्न, 11 चैप्टर से मॉडर्न शुरू हो जाता है। तो इसमें ग्राफ, मतलब ऐसा कर लीजिएगा, लेकिन डुअल नेचर में जो ग्राफ वाला टॉपिक है वो मस्ट कर लीजिएगा। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, देखो इसमें ग्राफ से क्वेश्चन कितने पूछे हुए हैं, चाहे कोई ग्राफ हो। डुअल नेचर में आप लोग को पता होगा कि करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में हम लोग मेरे बच्चों बनाते हैं ग्राफ, या अलग अलग चीजों से रिलेटेड, तो वो कर लेना। फिर ये सब छोटा छोटा टर्म है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछता बट दिखता है आपको। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब कर लोगे ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन बनेगा। मतलब सब एक ही होता है, पढ़ोगे तो 2 मिनट का चीज ये है, 1 मिनट का चीज, 2 मिनट का चीज, ऐसे करके ये सब है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो मेरे बच्चों को इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, इस तरह से। HYM भी आपने पढ़ा है ना कि कोई मास बॉडी भी वेलोसिटी से चलता है तो HYM भी। चैप्टर 11 के बाद चैप्टर 12 मेरे बच्चों, चैप्टर 12 में क्या है ना कि टोटल मतलब कर लीजिएगा एटम में, टोटल इसमें ऑलमोस्ट तो डिलीटेड ही है, कुछ ज्यादा पढ़ना है नहीं। जैसे आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, एक रदरफोर्ड मॉडल में, और बोर्स मॉडल में तो फिर आपका वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह होता है, एनर्जी वगैरह होता है, रेडियस, वेलोसिटी, ये सब इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें कर लेना टोटल एटम में। और न्यूक्लियस में ना मेरे बच्चों ऑलमोस्ट डिलीटेड इसमें भी है, तो न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट डिलीटेड है, तो आप मेरे बच्चों जो जो चीजें पढ़नी है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका पढ़ लेना आप साइज वगैरह, शेप वगैरह से लेकर के न्यूक्लियर फोर्स थोड़े बहुत हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, यही सब तो होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। और चैप्टर 12 में जो है 14 जो है सेमीकंडक्टर, उसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से खूब क्वेश्चन पूछा है, और पीएन जंक्शन डायोड से। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लोग को पता है कि जब 3 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो पी टाइप मिलता है सेमीकंडक्टर में, 5 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं तो एन टाइप। तो ये सब का जो बेसिक नॉलेज रखेंगे ना तो एक नंबर कुल क्वेश्चन बन जाएगा। और एक रेक्टिफायर जो डिवाइस होता है वो जो एसी को डीसी में बदलता है, तो इतना आपको मेरे बच्चों कर लेना है। एनसीईआरटी में जिस जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से टिक भी कर लेना है। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आपका एस मनी सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा था, मेरे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए ना प्लीज स्टेटस में से लगा लीजिए और पढ़िए आप लोग, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।